नमस्कार साथियों, मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूबी सर पे। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा था कि जो पिछले वीडियो में हमने कराया था आपको, तो एक वीडियो मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण करा दिया था और दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको करा दिया है जो व्यंजनों का वर्गीकरण था, वो भी आपको करा दिया है। उसमें थोड़ा पार्ट जो रह गया था तो मैं उसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने जो पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। तो उससे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण था उसमें 5 वर्ग थे। कौन से? क, च, ट, त और प वर्ग। उसमें से आपको पता होना चाहिए कि उन्हें बोला जाता है स्पर्श स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसी में मैंने आपको बताया था कि स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श संघर्षी होते हैं वो च वर्ग के, च छ ज, जो च वर्ग के होते हैं 4 वर्ण, वो कैसे कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब यहां से हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हमारा आता है, देखिए जो स्पर्श व्यंजन थे, जो स्पर्श व्यंजन थे आपके कितने थे? 25। एक मिनट रुकिए सर। जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या थी वो कितनी थी? 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन थे कितने आपके? 25। कहाँ से थे? क से लेकर और म तक। ये क्या थे? आपके स्पर्श व्यंजन थे, क से लेकर म तक। अब आपको पता है म के बाद आपके क्या आते हैं? म के बाद यरल आते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। जिन्हें क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। एक मिनट रुकिए। जिसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। अब सुनिए अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें क्या आते हैं? य, र, ल और व आपके आते हैं। जो य, र, ल, व होते हैं इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? सुनिए कि जो हमारी जीभ होती है और जो तालु है, तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो जो हमारी जीभ होती है वो, जो हमारे अवयव हैं जिन्हें हम स्वरयंत्र बोलते हैं, जो अवयव बोला जाता है, वो उनके इतने नज़दीक पहुंच जाती है लेकिन किसी को भी पूर्ण स्पर्श नहीं करती। फिर से सुनिए, जो हमारे स्वरयंत्र हैं, जो जीभ है, वो अवयवों के इतने पास पहुंच जाती है, जो कंठ, तालु, मूर्धा जो ये होते हैं, तो इनके इतने पास पहुंच जाती है लेकिन किसी को भी पूर्ण स्पर्श नहीं करती। इसीलिए इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। फिर से सुनिए, किसी को भी यह पूर्ण स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं करती है, लेकिन इनको क्या होता है कि इनको कभी तो स्वरों की भांति बोला जाता है, कभी किसकी तरह बोला जाता है? व्यंजनों की भांति। इनका जो बोलने का जो तरीका होता है अभी हम आपको बताएंगे कि कभी तो इनको स्वरों की भांति बोला जाता है और कभी बोला जाता है व्यंजनों की भांति। इसीलिए इनको किस में रखा गया है? इनको रखा गया है मध्य स्थिति में। किस में रखा गया है? मध्य स्थिति में। क्योंकि ना तो ये स्वर हैं और इनका जो उच्चारण वो देखा जाए तो कहाँ पहुंच जाते हैं? ये व्यंजन में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको मध्य स्थिति क्यों बोला जाता है? इस चीज़ को आप समझिए कि मध्य स्थिति क्यों बोला जाता है। जैसे देखिए आपका जो यह है, क्या है आपका? यह। तो जो यह होता है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो जो निकलेगा वो बनेगा ऐसे ए प्लस अ। देखिए एक मिनट, यह को कैसे करेंगे? ए प्लस अ। ऐसे ही आप जो वह होता है, वह को आप जब तोड़ोगे तो आप लिखोगे उ प्लस अ। देखो यहाँ पे देखिए, ए को बोलेंगे ए प्लस अ, यानी ई अ, ई अ। जब हम इस प्रकार इसको देखते हैं तो ये क्या है? यहाँ पे स्वर हैं। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जब इनका विच्छेद करते हैं तो स्वर बन जाते हैं। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं
तो व्यंजन बन जाता है। ऐसे ही देखिए व का है, जब हम इसको इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो यहाँ से निकलता है ओ और अ, उ व जो हम बोलते हैं व, तो व क्या निकल रहा है, एक यहाँ से देखिए ओ और अ दोनों से मिलके बना है क्या, व आपका। जो व बना है तो किससे मिलके बना है, अ ओ प्लस अ से। तो यहाँ पे जब इसको देखोगे आप, जब इन दोनों को देखोगे तो ये क्या हैं, स्वर हैं। लेकिन जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, जो एक क्या होता है, व्यंजन होता है। इसीलिए इन दोनों को मध्य स्थिति में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मध्य स्थिति में। लेकिन अब बात आती है, आप पूछोगे कि सर जो स्वरों में क्यों नहीं लिखते, फिर इनको व्यंजनों में क्यों लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि इनको मध्य स्थिति में और व्यंजनों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनकी कोई भी स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है। फिर से सुनिए, इनकी कोई भी व्यंजनों की भांति स्वतंत्र मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको स्वरों में नहीं लिखा जाता। लिखा किस में जाता है, व्यंजनों में। और इसी कारण इन दोनों को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। आपसे पूछेगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको उत्तर क्या लगाना है। एक तो आपका होता है क्या, य, जिसे क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। और दूसरा आपका होता है व, इसे क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। क्यों बोला जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो इसमें से य में से निकलता है ए प्लस अ, और इसमें निकलता है ओ प्लस अ। तो जब हम ऐसे देखेंगे विच्छेद करके तो वहाँ पे क्या बन जाता है, स्वर। जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, व्यंजन। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर, यानी आधा स्वर या आधा व्यंजन। लेकिन जो बोलोगे आप कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। या आपको ऑप्शन में दे देगा कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो जिसमें ऑप्शन में आपको य और व दिखाई दे वही कैसा है, आपका अर्ध स्वर होता है। अब देखिए बात आती है र की। अब हम बात करेंगे र की। जो हम देखिए र बोलते हैं, गौर से सुनिए, जब हम र बोलते हैं तो जो जीभ होती है हमारी र, जैसे हम र बोलेंगे तो जीभ होती है वो एक बेलन के प्रकार लुढ़कती है। जैसे हम बोलते हैं र बोलने पर क्या है, जीभ झटके से आगे पीछे होती है। र जैसे बोल के देखिए आप, र बोल रहे हो तो जीभ आगे पीछे हो रही है बेलन की तरह। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ण। यानी क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ण, या बोल सकते हो आप लुंठित व्यंजन। फिर से सुनिए, जो र होता है इसको बोलने में जो हमारी जीभ होती है वो बेलन के प्रकार गोल होकर एकदम झटके से नीचे ऊपर होती है, आगे पीछे होती है, जो गिरती है। तो उसी वजह से इसको बोला जाता है लुंठित वर्ण। और य और व को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है अर्ध स्वर। अब बात आती है ल की। तो देखिए जो ल है, जब हम बोल रहे हैं ल, जब ल बोल रहे हैं तो जो ल बोलते समय हमारी जीभ है वो दंत मूर्धा पे आ जाती है, दांतों के पास में आ जाती है। तो वो क्या करती है कि दोनों तरफ से क्या होता है कि जब ऐसे जीभ आएगी तो एक पार्श्व बना देती है। जो वायु होती है हमारी, जो प्राणवायु जिसको बोलते हैं, जो फेफड़ों से निकल के आ रही है जो उच्चारण स्थान के लिए, तो जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं, वो क्या करती है, वो साइड से निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब ये ऊपर को जाता है तो एक पार्श्व बना देता है। तो इसी वजह से जब ये पार्श्व बनाएगा, एक पार्श्व मतलब वृत्ताकार बना देता है, जब पार्श्व बनाएगा तो ये वाला जो व्यंजन है वो किस नाम से जाना जाएगा, पार्श्विक। तो हम ल को लिख लेंगे पार्श्विक। क्या लिख लेंगे, पार्श्विक। एक बार फिर से सुनिए, जो जीभ होती है हमारी वो क्या करती है कि एक वृत्ताकार यानी एक गोलाकार बना देती है, मुंह में पार्श्व बना देती है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पार्श्विक। फिर से सुनिए एक बार, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अर्ध स्वर आपके य और व होते हैं। लुंठित वर्ण आपका र होता है। पार्श्विक आपका क्या होता है, ल होता है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी आपको, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहीं पे हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो इनके बोलने का स्थान होता है, जो इनके उच्चारण स्थान होता है, वो क्या होता है। क्योंकि एक मैं आपको उच्चारण स्थान अभी मैं कराता जा रहा हूँ साथ के साथ ही, लेकिन मैं आपको एक सारणी बनवाऊंगा जिसमें एक बार में जितने भी उच्चारण स्थान हैं, चाहे वो स्वर हैं आपके,
चाहे स्पर्शी व्यंजन हैं, चाहे ऊष्म व्यंजन हो, चाहे अंतस्थ हों या संयुक्त हों, जो भी होंगे वो एक बार में टोटल उसी में आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कि याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, अब देखिए आप ये को बोल के देखिए, वर्णमाला है तो थोड़ा आपको अजीब सा लगता होगा कि हम मतलब क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल बनते ही हैं एक चैप्टर से, केवल वर्णमाला चैप्टर से। तो यहाँ पे जो आप यह देख रहे हो, तो आप बोल के देखिए, हम बोलेंगे य। य जब हम य बोलते हैं तो जो वायु है वो बाहर की तरफ ना आके अंदर की साइड हम ले जाते हैं। फिर से बोल के देखिए, जब आप य बोलोगे तो वायु मुंह से बाहर की तरफ ना लेके हम अंदर की साइड लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो अंदर वाली साइड होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद होता है क्या, तालु। उसके बाद आपका क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा के बाद होता है आपका दंत, और उसके बाद क्या होता है आपका ओष्ठ। कभी भी अगर श्वास को अंदर की साइड खींचना पड़े तो हमेशा याद रखना, वहाँ पे जो आपका पार्ट काम करता है वो हमेशा तालु करेगा। क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पूरा तालु बोला जाता है इसको। यहाँ पे देखो कठोर तालु, यहाँ पे सरल तालु होता है, लेकिन हम पूरे को बोलते हैं वो तालु ही के नाम से जाना जाता है। जो आपका मूर्धा होता है वो होता है दांतों के जस्ट पीछे का पार्ट। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है मूर्धा, ऊपर वाला पार्ट। तो ठीक है, तो जब भी आपको श्वास को अंदर की साइड खींचना पड़े तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पे कौन सा आपका काम करेगा, वहाँ पे काम करेगा आपका तालु। अब हम बोल के देख रहे हैं यह को, तो हमको श्वास कैसे खींचनी पड़ रही है, अंदर की साइड। बोल के देखिए, आप बोलोगे तो आप समझ जाओगे कि अंदर की साइड श्वास खींचनी पड़ रही है, यह। तो यह किससे बोला जाता है, आपका तालु से। किससे बोला जाता है, तालु से। ऐसे ही देखिए र, जब हम र बोल रहे हैं, र बोल रहे हैं, र बोलते हैं तो ओठों के जो हमारे दांत हैं, जो उसके थोड़ा पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे आप उंगली फैला के देखना, खुरखुरा टाइप होता है, देख लेना आप एक बार। तो उसी को बोला जाता है क्या, मूर्धा। तो जो हमारा र है, तो जो हमारा देखिए ओठों के जो दांतों के पीछे वाला पार्ट है और तालु के बीच में जो थोड़ा उठा हुआ सा रहता है, उसी को बोला जाता है मूर्धा। तो जब हम र बोल रहे हैं तो र में कौन सी आवाज़ निकल रही है, जो किसको जीभ टच कर रही है, मूर्धा को। तो र किससे बोला जाएगा, आपका मूर्धा से। किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। ऐसे ही देखिए ल बोल के देखिए, ल जब हम ल बोलते हैं, ल, तो जो हमारी जीभ है, देखिए ये वाले हमारे ओठ ये हो गए, मान लीजिए मुंह है, ठीक है, यहाँ पे हमारे दांत हैं। तो जो ये वाले हम जब ल बोलते हैं तो ये वाली जीभ हमारी ऊपर वाले जो दांत हैं उनके पास में पहुंच जाती है, ऊपर वाले दांतों के पास में पहुंच जाती है और दांतों को टच करने लगती है। जब दांतों को टच करती है तो दांतों के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मसूड़ा, अपनी भाषा में बोल रहे हैं मसूड़ा, जिसे मसूड़ा बोला जाता है, उसी का नाम होता है दूसरा क्या, दंत मूल। मूल आपको पता है, मूल का मतलब होता है जड़, दांत की जड़, उसे बोला जाता है मसूड़ा। तो जो आपका ल होगा वो क्या होगा, आपका दंत मूल। दंत मूल यानी मसूड़े से बोला जाता है, आप लिख सकते हो दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा, इसी को बोला जाता है दंत मूल। यानी दांत की जड़ को क्या बोला जाता है, दंत मूल बोला जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, दंत और मसूड़ा। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है क्या, व। तो वह बोलते ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अगर उच्चारण के स्थान से पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है आपका वो यही है कि वह किससे बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम बोलेंगे वो, हम क्या बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं, तो एक तो हमारे ओठ काम करते हैं, दूसरा क्या करता है, दांत काम करते हैं, दांत प्लस ओष्ठ। जब हम बोलते हैं वो, तो हमारे जो ओठ हैं वो दांतों को दबाने लगते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, जिसको जो बोलते हैं दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, और जो इसी के नाम से जाना जाता है इसे दंतोष्ठ,
दंतोष्ट, या आप बोल सकते हो दंतुष्ट ध्वनि है, तो क्या है दंतुष्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यही वाला क्वेश्चन, व का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उच्चारण स्थान कि वह किससे बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ब का उच्चारण स्थान होता है वो दांत और ओठ होता है, जिसको क्या बोलते हैं दंतोष्ट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो दंतोष्टव्य। दंतोष्टव्य, व्य का मतलब हो गया ध्वनि, तो दंतोष्टव्य। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ से आपका एक से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं कि तो जो व है, व का जो उच्चारण स्थान क्या है दंतोष्ठ, ल का उच्चारण स्थान क्या है दंतमूल, र का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा, य का उच्चारण स्थान क्या है तालु। य और वह कैसे वर्ण है अर्धस्वर। लुठित वर्ण कौन सा होता है, तो लुठित वर्ण कौन सा होता है आपका र होता है। पार्श्विक कौन सा होता है ल होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया अंतस्थ व्यंजनों के बारे में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए, उसके बाद क्या आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब देखिए ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। हमने स्पर्श में पढ़ लिया क से म तक, म के बाद आ गया य र ल व, अब कौन सा आ जाएगा आपका। पहले तो आप ये समझिए ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्म का मतलब क्या होता है गर्म। अरे पढ़ा होगा आपने गर्म ऊष्मा, ये क्या होता है एक एनर्जी होती है जो गर्म है। तो अब देखिए ऊष्मा का मतलब ही क्या है गर्म। तो जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जो हमारे अवयव हैं, जैसे मान लीजिए जीभ है, तालु है, ओष्ठ है, तो ये क्या करते हैं कि उन अवयवों को इतने पास पहुंच जाते हैं, इतने पास पहुंच जाते हैं कि जो जगह रहती है बहुत ही कम रहती है। जो जगह रह जाती है जीभ उसमें ऐसे रोक देती है उसको कि जो जगह रह जाती है वो बहुत ही कम रह जाती है। जब जगह कम रह जाएगी, स्पेस कम होगा उसमें, तो जो जगह वायु निकलेगी अंदर से, मान लीजिए ये कोई पाइप है और इसमें से हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं या कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, मतलब कुछ भी सामान निकाल रहे हैं, तो जब यहाँ पे देखिए जगह कम रह जाएगी, बहुत ही कम रह जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप कोई दूसरी चीज़ इसमें से छोड़िए, तो जो ये वाली चीज़ निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी घर्षण करते हुए निकलेगी, क्योंकि घर्षण करेगी जब स्पेस कम होगा, उसी चीज़ से उसको निकलना है तो कैसा होगा घर्षण होगा। और जो घर्षण होगा तो एक क्या होगी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे, तो जीभ होती है वो उनके इतने पास पहुंच जाती है कि जो फेफड़ों से प्राण वायु निकल रही होती है वो इतना घर्षण करती है जिससे कि एकदम मतलब ऊष्मा से उत्पन्न होती है। देखो आप बोल के देखना, ऐसे मोबंद ऐसे लगाना अपने हाथ को, फिर बोल के देखना निकल दिया कि नहीं। तो ये जो होते हैं आपके कितने होते हैं 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो आपका होता है श, कौन सा होता है श, एक आपका होता है स, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं स, और जो चौथा होता है वो आपका होता है क्या ह। देखिए इनका बोलने का तरीका आपको बताऊं कि जो ये वाला होता है स, इसको बोलते समय श्वास को अंदर की साइड खींचना है, कैसे श। इसको मूर्धा की साइड लाना है, मूर्धा आपको पता ही है कि दंत के पीछे लाना है, तो हम कैसे बोलेंगे श। तो ये वाला होता है जिसे सीटी वाला बोला जाता है, तो ये दांतों के पास में आना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे स। और ये आपका क्या होता है ह। तो ऊष्म व्यंजन को एक नाम से और जाना जाता है जिसे आप बोल सकते हो संघर्षी। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है इसको। आपसे पूछता है कि जो ऊष्म व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है, तो संस्कृत में संघर्षी कहा जाता था कि ऊष्म। तो जो ऊष्म व्यंजन है ये वाला जो ये संस्कृत का शब्द है, किसका है मूल भाषा संस्कृत का। हिंदी में संघर्षी कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में इन्हीं को क्या कहा जाता है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जो आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है श, एक होता है स, एक होता है स, एक होता है ह। अब देखिए ऊष्म व्यंजन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है या कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो आपको पता है अगर इन चारों में से आपको मिल जाए तो ऊष्म व्यंजन है, अगर इन चारों में से नहीं है तो ऊष्म व्यंजन
नहीं है। तो अब हम देखेंगे इनके बोलने का स्थान। जो उच्चारण स्थान होता है, देखिए जब आप इस श की बात करोगे तो आप ऐसे बोलोगे श। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, या पे बताया था आपको, कि जब हम वायु को अंदर की साइड खींचते हैं तो हमेशा हमारा तालु काम करता है। फिर से सुनिए, जब हम वायु को अंदर की साइड खींचेंगे तो हमेशा जो आपका स्वरयंत्र काम करेगा वो क्या होगा? तालु काम करेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम इसको बोलते हैं तो इसे बोलते हैं श, यानी श। सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? तालु। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया आपका? तालु हो गया। ऐसे ही देखिए इस वाले स को, जब हम इसको बोलेंगे तो इससे बोलेंगे स, यानी स। जो देखो ये है, ये आपकी जीभ है, तो हम अपनी जीभ को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे टच करेंगे इस जगह पे लाके। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये कौन सा होता है आपका? मूर्धा। कौन सा होता है? मूर्धा। ऐसे ही देखिए इस वाले स को, इसे हम बोलते हैं स। सीटी ऐसी आवाज निकलनी चाहिए, स। जब हम स बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था, स बोलने पे आपको एक तो दांतों से गर्म हवा निकलती है, दूसरा किसको टच करती है? मसूड़े को। किसे करेगी? मसूड़ों को। तो जो दांत और मसूड़ों से निकलता है उसे ही तो कहा जाता है दंतमूल, यानी दांत की जड़ को क्या कहा जाता है? दंतमूल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो क्या होगा? दंतमूल, यानी दांत की जड़, यानी मसूड़ा। अब बात आती है ह की। देखो ह जो होता है, जब आप बोलोगे ह, 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 तो एक तो आपका कंठ काम कर रहा है। क्या काम करता है? कंठ। तो इसको आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। एक तो आपको कंठ, कंठ से तो आएगा ही आएगा कि ह कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको मिलेगा काकल्य। क्या मिलेगा? काकल्य। या बोल सकते हो आप, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, काकल। काकल। अब देखिए काकल क्या होता है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे स्वर यंत्र। देखो आपसे यहाँ से तीन तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है आपके कि जो ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे कंठ है तो कंठ सही है, कंठ के नहीं है तो काकल दिया है, ये भी सही है। अगर वहाँ पे स्वरयंत्र दिया है तो ये भी सही है। अब देखिए स्वरयंत्र होता क्या है, तो देखो आपने जो देखा होगा आपके मुंह के अंदर, यानी यहाँ पे देखिए ये आपका कंठ है, मान लीजिए यहाँ पे कंठ है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो एफ प्रकार देखिए एक लटका होता है यहाँ पे, जिसे काकल बोला जाता है। गांव की भाषा में अगर बोला जाए तो कौवा बोलते हैं, ठीक है। गांव की भाषा में जैसे आप बोलोगे तो वहाँ पे गांव में बोलते हैं कौवा। और आपने देखा होगा जो ऐड आता है कि विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, वो खिचखिच होती है, वो कहाँ होती है? वो खिचखिच आपकी इसी में होती है। तो ये वाला जो होता है काकल, इसी में होता है, ठीक है। देखा होगा जो वायरस होता है वो एकदम नष्ट सा हो जाता है, फिर से आवाज़ सही निकल लगती है, आपने ऐड में देखा ही होगा। तो जो होता है वो यहाँ पे ही होता है, काकल पे, ठीक है। तो जो आपका ह का स्थान होता है वो काकल्य भी होता है, स्वरयंत्र भी होता है और कंठ। स्वरयंत्र इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर हम जो हमारा काकल होता है वो नहीं होगा तो हमको आवाज़ निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जो हर व्यक्ति का आपने देखा, किसी व्यक्ति की बहुत ही मधुर आवाज़ होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की बहुत मधुर आवाज़ होती है। तो जो कंठ होता है, जो हमारा जो स्वरयंत्र होता है, आवाज़ हमेशा वहीं से चेंज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो स्वरयंत्र होता है वो क्या होता है? हाँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप उम्मीद करते हैं कि नोट कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये वाला स होता है, ये होता है तालु से, जिसको हम पेट चीरा या षटकोण वाला बोलते हैं, ये आपका मूर्धा से होता है। जो आपका सीटी वाला स होता है, ये किससे होता है? आपका दंतमूल से होता है। ऐसे ही जो ह होता है वो आपका किससे होता है? कंठ से, काकल से या स्वरयंत्र से। नेक्स्ट देखिए आपको क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन पे। अब हम क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त किसे कहते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि संयुक्त व्यंजन से तो क्वेश्चन आपका बनता ही है।
वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ से एक दो तरीके से क्वेश्चन और बनने लगा है जो अभी करंट में चल रहा है क्वेश्चन, कि द्वत्व व्यंजन कौन सा होता है, वियुक्त क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए, जो आप होता है जब संयुक्त व्यंजन होता है, इसी प्रकार के दो और होते हैं, दो और होते हैं। या आप बोल सकते हो कि संयुक्तता के आधार पे अगर हम देखेंगे, संयुक्तता के आधार पे, संयुक्तता, संयुक्तता के आधार पे, संयुक्तता के आधार पे जब हम देखते हैं संयुक्तता के आधार पे, तो एक तो आपको देखा होता है वियुक्त, सॉरी, एक क्या होता है आपका वियुक्त, वियुक्त, इसी को बोला जाता है स्वतंत्र। इसे क्या बोला जाता है, स्वतंत्र। जो दूसरा आपका होता है वो होता है संयुक्त, क्या होता है, संयुक्त। और एक आपका होता है द्वित्व। गौर से सुनिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से अभी बन रहा है करंट में, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वत्व व्यंजन कौन सा होता है, वियुक्त व्यंजन कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो क्षेत्र क्या होते हैं वो आपके संयुक्त होते हैं। अब देखिए, जो वियुक्त और स्वतंत्र की बात करते हैं, तो जो वियुक्त व्यंजन होता है, जो हम क ख ग घ पढ़ते हैं, वो ये कैसे कहलाते हैं, वियुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता ही होगा कि ये क ख ग, इन्हें क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, वियुक्त व्यंजन। ठीक है, वियुक्त व्यंजन और स्वतंत्र व्यंजन, तो उनसे को बोला जाता है जो आपके नॉर्मली आप स्पर्श व्यंजनों को पढ़ते हो। अब देखिए संयुक्त, संयुक्त की बात हम आगे करेंगे, अब यहाँ पे हम केवल अभी देखेंगे द्वित्व को। कि जो द्वित्व व्यंजन होता है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन चुके हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है, द्वित्व। तो द्वित्व के बारे में आपको बताऊं कि कोई भी वर्ण या कोई भी व्यंजन अपने अर्धांश का, गौर से सुनिए, कोई भी व्यंजन अपने अर्धांश का अपने ही पूर्ण रूप में जुड़ जाता है। कोई भी व्यंजन अपने अर्धांश का अपने ही पूर्ण रूप में जुड़ जाता है। किस में जुड़ जाता है, पूर्ण रूप में जुड़ जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। फिर से सुनिए कि अपने ही, कोई भी व्यंजन अपने अर्धांश का यानी अपना आधा अपने ही पूर्ण रूप में जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बच्चा, जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चा, गौर से देखिए। अब देखिए मैंने आपको परिभाषा क्या बताई है कि कोई भी व्यंजन अपने अर्धांश का अपना आधा किस में जुड़ जाता है, अपने ही पूर्ण रूप में जुड़ जाता है, तो उसे कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे जो च है, ये वाला पूरा च है, और इसी में च में क्या जोड़ दिया है हमने, आधा च, तो ये क्या हुआ, अपने ही पूर्ण रूप में आधा ही तो जुड़ा है, तो इसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किसमें द्वित्व व्यंजन है, तो उसमें आपसे जैसे ऑप्शन दे दिए, उसमें एक में दे दिया राम, एक में दे दिया श्याम, एक में दे दिया आपको जच्चा, या मान लीजिए पक्का लिखा है, पक्का। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ण तो आधा यहाँ पे भी है, सभी तो दिया हुआ है आधा, सभी तो आधा है, लेकिन इसको द्वित्व व्यंजन क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि अपने ही अर्धांश का अपने ही पूर्ण रूप में जुड़ जाता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया द्वित्व व्यंजन सभी को? उम्मीद करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से कि द्वित्व व्यंजन किससे कहते हैं। अब बात हम करेंगे संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? संयुक्त व्यंजन की। तो देखिए आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका कहीं भी आपको पूर्ण स्पर्श नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये संयुक्त से बने हुए हैं। किससे बने हैं? संयुक्त यानी जुड़ के बने हुए हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है एक वह ध्वनि, एक वह ध्वनि मतलब अपूर्ण ध्वनि बोल सकते हो आप, एक वह अपूर्ण ध्वनि जो पूर्ण ध्वनि में जोड़ दी जाए वह संयुक्त कहलाती है। फिर से सुनिए, एक अपूर्ण ध्वनि यानी आधा वर्ण अपने किसी भी वर्ण के पूरे वर्ण में जोड़ दिया जाए उसे संयुक्त कहते हैं। तो संयुक्त आपके होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है आपका छ, एक होता है त्र, एक क्या होता है ज्ञ, और एक क्या होता है स्र। फिर से सुनिए,
जो आपके संयुक्त वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं। अब देखिए संयुक्त की बात आई है यहाँ पे, तो जो संयुक्त की बात आई है तो आप जैसे देखोगे कि जी बने हैं तो किसी ना किसी तो वर्ण से जुड़ के बने हैं। तो मैंने आपको देखो परिभाषा बताई है कि एक अपूर्ण वर्ण किसी पूर्ण वर्ण में जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। तो अब देखिए जो छ है वो किससे बना है? जो छ बना है छ बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप इसकी इंग्लिश क्या लिखते हो पहले तो ये बताइए। KSH है। देखिए आप इंग्लिश में ये तो लिखते हो KSH है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये वाला जो क है के है, इससे क्या है, जब इसका कोई भी वर्ण आधा बना होगा, फिर से सुनिए, जब कोई भी वर्ण आधा बना होगा तभी तो उसका के निकलेगा। हम जो बोलते हैं, हम बोलते हैं क से के ए, ख से के एच है, तो हम ए को बीच में क्यों जोड़ते हैं? अगर आप मान लीजिए ऐसे बोल रहे हो कि क से के और बोल रहे हो ख से के एच, तो आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है, गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क लिखा है तो क में अ भी तो है, क्योंकि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बनता है। जब आप उसको लिखोगे तो उसके साथ आपको अ भी तो जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने खाली क लिखा है तो वहाँ पे तो आपने हलंत वाला लगा दिया, क्योंकि आपने ये तो लिखा ही नहीं। तो ऐसे यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, KSH लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका क्या निकल आएगा, हलंत के साथ क। और मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि आधा वर्ण किसी भी पूर्ण वर्ण में जोड़ा हो तो वह संयुक्त होता है। तो देखो यहाँ से क आधा निकल आया और क प्लस स। अगर हम यहाँ पे हलंत लगाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा उसके पीछे क्या, अ। अगर आप हलंत लगाते हो तो उसके पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ। अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो ये चीज़ आपको पता ही है कि कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें अ होता ही है पहले से, तो हम केवल यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं बस। अब इसमें आ भी है आपका क स अधिकत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका त प्लस र। ऐसे देखिए ज्ञ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ज प्लस य ज्ञ। ऐसे देखिए स्र, तो ये आपका हो जाएगा स प्लस र। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछता है ऑप्शन में दिए हैं क प्लस स, ये भी सही है। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे कि क प्लस स के नीचे भी हलंत लगा दे तो हमेशा याद रखना उसमें अ भी होगा। फिर अगर ये तीनों दिखाई देते हैं कि छ किससे बनता है, तो क स और ह से बनता है। अगर अ वहाँ पे नहीं है, अगर अ वहाँ पे नहीं है तो फिर आपको जो स होगा वो पूरा दिखाई देगा, वही आपको टिक करना है। ठीक है, तो संयुक्त किसे कहा जाता है कि किसी भी कोई भी व्यंजन उसका आधा किसी दूसरे पूर्ण वर्ग में लगा हो, उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी के साथ साथ आप इनका उच्चारण स्थान भी देख लो यहीं पे। बाकी मैं आपको सारणी में करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिए। देखो आपको पता है कि जो क है तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है, क का उच्चारण का स्थान क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है कंठ। और जो वर्ग का पहला वर्ग कौन सा है, क है, तो क किससे बोला जाएगा, कंठ से, कंठ से बोला जाएगा। और जो आपका स है, स किससे था आपका, स मूर्धा से, तो ये जो बोला जाएगा वो किससे बोला जाएगा, कंठ प्लस मूर्धा। ऐसे ही आप इन सबका भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि जो त है, त किससे बोला जाता है, त किससे बोला जाता है, त वर्ग कौन सा होता है, क च ट, और त वर्ग त किससे होता है, दांत से, तो ये क्या हो जाएगा आपका दंत। और र किससे बोला जाता है, र, र किससे बोला जाता है, मूर्धा से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा। ऐसे देखिए ज प्लस य, तो ये इसमें यहाँ पे एक देखो डाउट रहता है थोड़ा, हर बच्चे को हर किताब में अलग अलग आपको चीज़ मिल जाएगा कि जो ज और य होता है ये च वर्ग का ही होता है, च छ ज झ य। तो यहाँ पे आप देख सकती हो कि ज होता है वो किससे बोला जाता है, तालु से, और जो य हो गया तो वो भी आपका तालु हो गया। अगर आपको ये चीज़ दिखाई देती है ऑप्शन में तो ये सही है, अगर तालु प्लस तालु लिखा है तो ये भी सही है। अगर आपको कहीं कहीं मिल जाता है कंठ, क्या मिल जाता है आपको, कंठ,
यानी तालु और कंठ मिल जाता है, कंठ तालु। तो आपको पता होना चाहिए, हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ। तो जो हमारे पीछे से जो वायु निकलती है वो ह की प्रकार निकलती है, यानी ह की तरह। और ह किससे बोला जा रहा था? कंठ से। तो इसलिए यहाँ पे ये भी सही होता है। ऐसे ही देखिए आपके स्र, तो स किससे होता है आपका? तालु से। स किससे है आपका? तालु से है। और फिर र किससे है आपका? मूर्धा से। तो ये जो बोला जाएगा, ये किससे बोला जाएगा? तालु और मूर्धा से। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपसे बहुत कम पूछता है। जो सबसे ज़्यादा उच्चारण स्थान पूछा जाता है वो पूछा जाता है दंतोस्त्र व का, और ये आपसे पूछेगा किन सा? अंतस्थ व्यंजनों का। या फिर जो आपसे पूछता है जो आपके 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। उसी में से किसी को उठा लेगा। जैसे कबर काय क छ क ख ग, तो वहाँ से उसने पूछ लिया ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे पूछ लिया कि मूर्धा से कौन सा वर्ड बोला जाता है। तो जो आपके 5 ग्रुप हैं, पचम 25 जिसे स्पर्श बोला जाता है, तो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको टोटल वर्ड करा दिए हैं। कितने करा दिए आपको? 52। यहीं पे आपको देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। और नेक्स्ट जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है विकसित, विकसित व्यंजन। और इसी को किस नाम से जाने? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त किस नाम से जाना जाता है? उत्क्षिप्त। तो आपको पता ही है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके। एक आपको जो था ड, और एक जो था ड, इन्हीं को विकसित करके जो बनाया गया, एक बना दिया कि क्या? अढ़, और एक बना दिया क्या? क्या? ढ़। अढ़ और अढ़। ये फिर से सुनिए, इसी से आपको बना है। लेकिन ये जो दोनों थे ये संस्कृत में नहीं थे, तो इसीलिए इनको बोला जाता है विकसित। क्या आप बोल सकते हो कि जो इनका विकास हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से इनका विकास हुआ है, इसलिए इनको बोला जाता है विकसित। और क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट आपके थे अयोगवाह। ये भी एक बार आप सुन लीजिए। अयोगवाह। अयोगवाह आपके कौन कौन से थे? एक तो आपका क्या था? अनुस्वार। और दूसरा क्या था आपका? विसर्ग। अनुस्वार ये वाला पॉइंट होता है, और विसर्ग आपको पता ही है कौन सा होता है। अब जो देखो, जो विसर्ग होता है इसका जो बोलने का स्थान होता है वो ह के प्रकार ही होता है। तो ह किससे बोला जाता है? कंठ से। तो ये भी किससे बोला जाएगा? कंठ से। और ये वाला जो होता है अनुस्वार, ये किससे बोला जाता है? नासिक होता है, तो नाक से। यहाँ से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सब लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग सभी लोग जुड़ सकें। और अपने साथ ही साथ अपना पढ़ाई पे फोकस रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके जल्दी आने वाले हैं। यूपी टेट की आपकी डेट भी आ चुकी है, 23 जनवरी है। तो यहीं के साथ हम क्लास को आज समाप्त करते हैं। अगली क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। धन्यवाद।